ठीक है, अब आते हैं हम पल्पोटमी इन प्राइमरी टीथ। सब सबसे पहले आते हैं पल्प थेरापी इन प्राइमरी टीथ, यानी कि ऐसे प्रोसीजर्स जो पल्प से रिलेटेड हो। सबसे पहले उसके अंदर आता है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट पल्प कैपिंग। तीसरे नंबर पे आता है पल्पोटमी। चौथे नंबर पे पल्पेक्टोमी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग की बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करना। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का प्राइमरी दांतों में बहुत सक्सेसफुल चांसेस होता है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक्सकेवेट करेंगे, पल्पल फ्लोर से कैरीज को एक्सकेवेट करेंगे। और जो वॉल्स हैं, वॉल से हम सारी कैरीज रिमूव करते हैं स्टील राउंड पर स्लो स्पीड में चलाते हुए। स्लो स्पीड हैंड पीस पे चलाओ या हाई स्पीड हैंड पीस में भी स्लो स्पीड में चलाओ। वॉल से आपको सारी कैरीज रिमूव करनी है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, फ्लोर में सिर्फ आपको एक्सकेवेशन करनी है, बर्न नहीं चलाना। आपने तब तक एक्सकेवेशन करनी है तब तक आपको लग रहा है कि पल्प एक्सपोज नहीं हो रहा। जैसे ही आपको शक हो रहा है कि यार अब बिल्कुल मैं पल्प के करीब हूं, आप छोड़ दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ी सी सॉफ्ट कैरीज भी आप छोड़ सकते हो। हार्ड तो दूर की बात, हार्ड तो छोड़नी ही छोड़नी है फ्लोर पे, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट कैरीज भी छोड़ सकते हो, ये लेटेस्ट गाइडलाइन कहता है। तो पागलों की तरह फ्लोर पे बर्नी चलाना होता ताकि पल्प एक्सपोज हो जाए। ये दावतनामा हुआ पल्प एक्सपोज करने का। ये ठीक है, तो आप जितना आपको सॉफ्ट कैरीज निकालो, लेकिन थोड़ी सी भले छोड़ दो अगर आपको डाउट है कि पल्प एक्सपोज हो जाएगा। अगर डाउट नहीं है तो फिर तो जाहिर है रिमूव करो, फिर तो बात ही अलग हो गई। स्टेप नंबर 3 है, वहां पे पल्प कैपिंग एजेंट लगाओ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाओ, जो कि डाइकाल है, टू पेस्ट सिस्टम, वलबेरी में लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 4 है कि आप एक परमानेंट रेस्टोरेशन कर लो कंपोजिट की, और उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील क्राउन लगाओ। सिंगल विजिट में आप लोग काम करो, मल्टीपल विजिट करने की मल्टीपल विजिट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही विजिट में काम करो। अगर मल्टीपल विजिट में करोगे इसको कहते हैं स्टेप वाइज एक्सकेवेशन। अगर वही काम एक विजिट में करोगे इसको कहते हैं इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। तो ये डिफरेंस है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का और स्टेप वाइज एक्सकेवेशन का। स्टेप वाइज एक्सकेवेशन में क्या होता है, आपने सॉफ्ट कैरीज रिमूव की, बाकी छोड़ दी, उसके ऊपर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया और एक टेम्पररी रेस्टोरेशन कर दी। 6 महीने बाद दोबारा पेशेंट को बुलाया, टेम्पररी रेस्टोरेशन निकाली, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाला, और फिर जो आपने कैरीज छोड़ी थी वो दोबारा आपने निकाली, क्योंकि आप निकाल सकते हो क्योंकि टर्शरी डेंटिन बन गया है। लेकिन वो बहुत बेवकूफाना थी और उसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो थोड़ी सी आप सॉफ्ट कैरीज छोड़ते हो ना वो खुद ब खुद अरेस्ट हो जाती है। तो उसको 6 महीने बाद दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का, क्योंकि वो खुद ब खुद अरेस्टेड हो जाती है, क्योंकि डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन, वही हॉल टेक्निक्स वाला कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइमरी दांतों में ऑक्लूजल कैरीज है 2 मिलीमीटर, दूसरे तरफ प्रॉक्सिमल कैरीज है 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रॉक्सिमल कैरीज 2 मिलीमीटर की है वो ज्यादा पल्पल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी देन द ऑक्लूजल कैरीज ऑफ सेम डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉक्सिमल कैरीज अगर है एक डेप्थ की और प्रॉक्सिमल कैरीज ऑक्लूजल कैरीज सेम डेप्थ की हैं, तो प्रॉक्सिमल कैरीज पल्पल इन्फ्लेमेशन ज्यादा करेगी बनिस्बत उसी ऑक्लूजल कैरीज, उसी डेप्थ के ऑक्लूजल कैरीज की। तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि मैं प्राइमरी दांतों में अगर ऑक्लूजल कैरीज में मैं इंडायरेक्ट पल्प कैपिंग करता हूँ, ऑथर कह रहा है, लेकिन मैं प्रॉक्सिमल कैरीज में उसी डी डेप्थ में मैं इंडायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं करता, पल्पोटमी करनी है। तो अगर सिनेरियो आ जाए कि अगर डीप प्रॉक्सिमल कैरीज है तो फिर पल्पोटमी को टिक करना है, और अगर डीप ऑक्लूजल कैरीज है और पल्प कोई इन्फेक्टेड वगैरह नहीं है तो फिर आपको आईपीसी को टिक करना है। और यहाँ पे एक और, प्रॉक्सिमल कैरीज कितना डीप है कितना नहीं है ये कैसे पता चलेगा, वो तो नजर तो नहीं आ रही हमें। तो इसका एक निशानी है ब्रेक डाउन ऑफ मार्जिनल रिज। ये बहुत की पॉइंट्स में ये बातें लिखी हुई हैं। अगर मार्जिनल रिज टूट चुकी है इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमल कैरीज डीप है और पल्पोटमी करनी पड़ेगी। अगर मार्जिनल रिज टूटी नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमल कैरीज अभी गुंजाइश है और पल्पोटमी नहीं करनी पड़ेगी। तो मार्जिनल रिज का टूटना ये इंपॉर्टेंट साइन है। ठीक है,
अब डायरेक्ट पल्प कैपिंग पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बच्चों में डायरेक्ट प्राइमरी दांतों में डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं करते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट पल्प कैपिंग, उसका कोई भी सक्सेस नहीं है। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का बहुत ज्यादा सक्सेस है। और अगर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते, आपको लगता है पल्प इन्वॉल्व है, तो फिर पल्पोटमी करनी है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग का कोई सक्सेस रेट नहीं है प्राइमरी दांतों में। ये पूरा चैप्टर प्राइमरी दांतों का है, याद रखिएगा। अब आते हैं जनाबे वाली पल्पोटमी पे आते हैं। पल्पोटमी में क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, बच्चे को एलए दोगे। स्टेप नंबर 2, सारी कैरीज रिमूव करोगे। स्टेप नंबर 3, पल्प के अंदर जाओगे, चैम्बर के अंदर खुद जाओगे, एक ड्रॉप इन इफेक्ट फील होगा। स्टेप नंबर 4, अब कोरोनल पल्प को रिमूव करोगे। कोरोनल पल्प को रिमूव करने के कोरोनल पल्प को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक आप राउंड बड से रिमूव कर सकते हो, एक आप एक्सकेवेटर से रिमूव कर सकते हो। एक राउंड बड से कर सकते हो, एक एक्सकेवेटर से कर सकते हो। यहाँ पे पल्पोटमी दो किस्म की होती है। एक होती है सिवेक पल्पोटमी, एक होती है कंप्लीट पल्पोटमी। सिवेक पल्पोटमी को पार्शियल पल्पोटमी भी कहते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो कोरोनल पल्प है उसके भी आप सिर्फ 1 to 3 मिलीमीटर सुपरफिशियल रीजन को रिमूव करोगे। इसको कहते हैं सिवेक पल्पोटमी या पार्शियल पल्पोटमी। जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो आपको राउंड बर का इस्तेमाल करना है, एक्सकेवेटर का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन आप अगर कंप्लीट पल्पोटमी कर रहे हो, कंप्लीट पल्पोटमी का मतलब है कि कोरोनल पल्प आप पूरा रिमूव कर रहे हो, कोरोनल पल्प आप पूरा रिमूव कर रहे हो, तो फिर आपने एक्सकेवेटर से करनी है, बर्ड से नहीं करनी। क्योंकि अगर आप बर्ड से करोगे तो हो सकता है कि फर्कल डैमेज हो जाए, पल्पल फ्लोर डैमेज हो जाए। लेकिन लेकिन आपने रेडिकुलर पल्प को नहीं छेड़ना, ठीक है ना। अब टर्म्स हो गए ना, पार्शियल पल्पोटमी कि कोरोनल पल्प का भी 1 to 3 मिलीमीटर, फुल पल्पोटमी पूरा कोरोनल पल्प, पल्पेक्टोमी कोरोनल पल्प भी और रेडिकुलर पल्प भी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा इन टर्म्स के बीच में। और हम बात कर रहे हैं पल्पोटमी की बात कर रहे हैं। आपने रिमूव कर दिया, अब आप खून रोकोगे, यानी कि जाहिर है ब्लड तो निकलेगा। ब्लड रोकने का बीसीक्यू आ गया कल के टेस्ट के अंदर कि कौन सा स्टैंडर्ड है, आपने मेडिकेशन यूज करनी है। तो इसका जवाब है 15.5% फेरिक सल्फेट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है प्राइमरी दांत में पल्प से खून रोकने के लिए। और कितने सेकंड के लिए इस्तेमाल करना है? 15 सेकंड के लिए कॉटन में फेरिक सल्फेट डाल के 15 सेकंड के लिए ऐसे दबाना है। फिर देखना है खून रुका नहीं रुका। खून नहीं रुका, फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहते हैं ना लाइफ में सेकंड चांस देना चाहिए। दोबारा से फेरिक सल्फेट लगाओगे और फिर रखोगे, फिर देखोगे फिर खून नहीं निकला, तो बस फिर छोड़ दो। थर्ड चांस लाइफ में किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि फिर बार बार चीज तो तो इसमें भी थर्ड चांस नहीं देना, 2 दफा चांस देना है, ठीक है। फिर भी अगर खून निकल रहा है, फेरिक सल्फेट से मिट नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि जो रेडिकुलर पल्प है वो भी इन्फ्लेम्ड है। लिहाजा पल्पोटमी यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे पल्पेक्टोमी होगी। तो यू हैव टू चेंज योर ट्रीटमेंट प्लान ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि खून तो नहीं रुका। और खून ना रुकना इस बात की निशानदेही है कि रेडिकुलर पल्प अभी इन्फ्लेम्ड है और उसको निकालना जरूरी है। अगर खून रुक गया, वेल एंड गुड। लेट से खून रुक गया, क्योंकि हम पल्पोटमी में खून रुकना चाहिए, उमूमन खून रुकेगा। अब आप एक पल्प कैपिंग एजेंट लगाओगे, तो बच्चों में जो बेस्ट है अभी तक वो है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल लगाओगे। अल्दो यूजिनॉल के बहुत नुकसान है, लेकिन फिर भी अभी लिखा हुआ है वलबेरी में जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। और उसके बाद फिर कोई भी रेस्टोरेशन करके आप स्टेनलेस स्टील क्राउन लगाओगे। तो जो फाइनल रेस्टोरेशन जो बेस्ट है वो स्टेनलेस स्टील क्राउन है, उसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल नहीं लिखना, वो तो बेस है। फाइनल रेस्टोरेशन जो प्राइमरी दांतों में पल्पोटमी के बाद, पल्पेक्टोमी के बाद, आईपीसी के बाद, मल्टी सर्विस कैरीज के बाद एक ही जवाब है, और वो है स्टेनलेस स्टील क्राउन को टिक करना है आंखें बंद करके। आंखें खोल के करोगे जाहिर सी बात है, बट अब इन शॉर्ट उसको ही टिक करना है, स्टेनलेस स्टील क्राउन को। और अगर एंटीरियर में हो तो फिर स्ट्रिप क्राउन को, ठीक है ना। स्ट्रिप क्राउन कॉम्पोजिट के लिए होता है। तो ये हो गया मेडिके। अच्छा, अल्टरनेट क्या है फेरिक सल्फेट का? फेरिक सल्फेट कैसे खून रोकता है ये समझिएगा। ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड वेसल्स को सील कर लेता है। सील कैसे करता है? ब्लड वेसल के अंदर एक प्रोटीन होता है और फेरिक आइन और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ब्लड वेसल को सील कर लेता है और खून रुक जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है?
डिसएडवांटेज क्या है, ये ओवर एम्बिशियस है। यानी कि कभी कभी इन्फ्लेमेशन, वो खून रोकने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ओवर एफिशिएंट है। तो कहते हैं लाइफ में ओवर एफिशिएंट ना बनो। तो फेरिक सल्फेट ओवर एफिशिएंट है। वो क्या करता है कि वो खून को तो इन्फ्लेम्ड पल्प वाले खून को भी रोक रोक देता है। तो इससे डेंटिस्ट को लगता है कि खून रुक गया, सही है, लेकिन एक्चुअल में रेडिकुलर पल्प इन्फ्लेम्ड होता है। तो ये थोड़ी सी खतरे की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका एक अल्टरनेटिव अभी प्लान हो रहा है। वो है सेलाइन। 1 मिनट के लिए अगर सेलाइन यूज कर रहे हो तो वो 1 से 5 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है। कॉटन में सेलाइन डाला, ऐसे दबाया, 1 to 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आपने एमटीए डाल दिया। तो ये एक अल्टरनेटिव प्लान है। प्लान वन मैंने आपको बताया था, फेरिक सल्फेट 15.5% फॉर 15 सेकेंड, फॉलोड बाय जिंक ऑक्सीजनॉल। प्लान बी क्या है, कॉटन में सोलाइन डाल के ऐसे प्रेस करना 1 to 5 मिनट्स, फॉलोड बाय एमटीए। तो ये आजकल ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो अभी देखते हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड बलबेरी में वो लिखा हुआ है। तो फिर बीसी में क्यू में वही टिक करना। तो ये पल्पोटमी के जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहां नहीं लिखा हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा नहीं हुआ, लेकिन कर सकते हो, नॉन सेटिंग कर सकते हो। बीसी क्यू में नहीं लिखोगे आप। वैसे आप शॉर्ट ऐसे में लिखना चाहते हो तो नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो आप। ये भी अल्टरनेटिव है। क्योंकि सर परमानेंट में तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही देते हैं। परमानेंट का गेम अलग है ना, ये प्राइमरी की बात चल रही है। वो कंफ्यूज, उसमें तो फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, ना फेरिक यूज होता है, ना पानी यूज, सिलाइन यूज होता है। वो चीज ही अलग है। और परमानेंट में भी एमटीए बेस्ट है, सेकंड नंबर पे नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नहीं, थैंक यू सर। एलए यूज कर सकते हो खून रोकने के लिए, नहीं एलए नहीं यूज करना, नहीं कोई एलए ऑप्शन नहीं है। फार्मोक्रिसॉल यूज नहीं करना। फार्मोक्रिसॉल एक तो होता है फुल स्ट्रेंथ, एक होता है बकलीस 1 to 5 डाइल्यूशन वाले, दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि वो कार्टिनोजेनिक है। तो फार्मोक्रिसॉल यूज नहीं करना। काफी क्लिनिक्स में यूज होता है, पल्प वायरल, पता नहीं क्या नाम है, कुछ भी यूज नहीं करना, सब गलत है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टेनलेस स्टील क्राउन की कॉन्ट्राइंडिकेशन बताना भूल गया, स्टेनलेस स्टील क्राउन की। सर फेरिक सल्फेट का ओवर एफिशिएंट फंक्शन दोबारा बताएंगे। ओवर एफिशिएंट यानी कि वो ब्लीडिंग को कुछ ज्यादा ही रोक देता है अगर, क्योंकि इन्फ्लेम्ड रेडिकुलर पल्प है ना, इन्फ्लेम्ड रेडिकुलर पल्प, तो उसको हमें पल्पेक्टोमी करनी है। और उसकी निशानी ये है कि मतलब विच इज बेस्ट इंडिकेटर, मतलब ये सवाल आ सकता है बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है पल्पल स्टेटस बताने के लिए। वो आंसर है ब्लड। आप जब चैम्बर में जाओगे, अगर ब्लड आया ही नहीं, इसका मतलब पल्प नेक्रोसिस है, आप पल्पेक्टोमी करोगे। अगर ब्लड आया, इसका मतलब है आपको भी पल्प रिमूव करना है, पल्पोटमी की। अभी भी ब्लड आ रहा है, इसका मतलब अब पल्पेक्टोमी करनी है। अब ब्लड नहीं आया, इसका मतलब अब नहीं करना आगे। तो ब्लड इज अ बेस्ट इंडिकेटर। लेकिन फेरिक सल्फेट कभी कभी एक्चुअल में ब्लड आना चाहिए होता है, उसको भी गायब कर देता है। तो इसको कहते हैं ओवर एफिशिएंट, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, मतलब ये वही खाम खा का इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम पल्पेक्टोमी पे आते हैं। पल्पेक्टोमी किस तरह करनी है बच्चों में? पल्पेक्टोमी यानी रूट कैनाल किस तरह करनी है? पल्पेक्टोमी का एक, पल्पेक्टोमी मतलब कोर्नल पल्प रेडिकुलर पल्प दोनों निकालना, और फिर ऑब्चुरेशन करना, सब मिला के रूट कैनाल बोला जाता है, लेकिन सिर्फ पल्प के निकालने को पल्पेक्टोमी बोला जाता है। स्टेप नंबर वन। अच्छा, बड़ों से किस तरह डिफरेंट होता है मैं वो बात करता हूँ, बाकी तो आपको सारी पता है रूट कैनाल कैसे करनी है। पॉइंट नंबर वन, जो वर्किंग लेंथ होगी वो 2 to 3 मिलीमीटर शॉर्ट होगी, जानबूझ के, क्योंकि हमेशा रूट डिसॉल्व हो रही होती हैं और खतरा होता है परमानेंट टूथ जम को डैमेज ना हो जाए। तो हाउ पल्पेक्टोमी इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अडल्ट वाली रूट कैनाल? नंबर वन, वर्किंग लेंथ शुड ऑलवेज बी 2 to 3 मिलीमीटर शॉर्ट। पॉइंट नंबर टू, आपने इरिगेशन सॉल्यूशन इस्तेमाल करनी है, या तो सिलाइन इस्तेमाल करना है, अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड कर रहे हो तो सिर्फ 0.5 कंसंट्रेशन, जबकि बड़ों में इस्तेमाल होती है 5.25 कंसंट्रेशन, या कम से कम 3%। लेकिन बच्चों में, प्राइमरी दांतों में 0.5% या सिलाइन इस्तेमाल होता है। दूसरा फर्क। तीसरा फर्क, बड़ों में जो फाइलिंग होती है वो तो पता नहीं 70-80 तक होती है मैनुअल फाइलिंग, बच्चों में जो मैनुअल फाइलिंग करनी है सिर्फ 30 नंबर से करनी है। फाइल ग्रेटर देन 30 शुड नॉट बी यूज्ड।
कितना बड़ा फर्क है, तीसरा फर्क। चौथा फर्क, जो ऑब्चुरेशन करनी है उसके लिए जीपी इस्तेमाल नहीं करनी। ऑब्चुरेशन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? ऑप्शन नंबर वन, जिंक ऑक्साइड जुजिनॉल। क्यों कर सकते हो और क्यों जीपी नहीं कर सकते? चलो जीपी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीपी रिजॉर्बेबल नहीं है, और बच्चों की प्राइमरी दांत की रूट है वो रिजॉर्ब होती है, तो टाइम के साथ रूट तो रिजॉर्ब हो जाएगी, जीपी तो नहीं रहेगी, नहीं होगी, वैसे की वैसी रहेगी। तो जब रूट रिजॉर्व होगी, जीपी नहीं होगी, तो जीपी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, एक्सट्रूड हो जाएगी, और फिर पेरियोपाइकल इन्फेक्शन होगा, तो जम को तकलीफ होगी। लिहाजा हमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना है जो कि रिजॉर्व, रूट के साथ खुद भी रिजॉर्व हो जाए। तो लिस्ट में आता है टॉप पे जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, नंबर टू पे आइडोफॉर्म, नंबर थ्री पे नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नंबर फोर पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आइडोफॉर्म, जिसको मेटापैक्स कहते हैं, हमारे पास अवेलेबल होता है, जो कि सिरिंज फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये चार ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, आप टिक कर सकते हो ऑब्चुरेशन के लिए। दूसरे ऑप्शन भी है आइडोफॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या है। जीपी को खुदा का वास्ता है टिक मत कीजिएगा गट्टा पर्चा को, क्योंकि एग्जामिनर भी जरूर हंसेगा कह के मार के यार, कि वो समझ जाएगा कि अभी बेचारे पीडो को इज्जत नहीं दे रहे हैं। किन सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो जीपी? जीपी आप तब नॉर्मली यूज करते हो जब आप नीचे परमानेंट दांत नहीं है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेकंड मोलर है, नीचे जो परमानेंट सेकंड प्री मोलर है वो एब्सेंट है। अगर वो एब्सेंट है, ऐसी सिचुएशन में आप जीपी डालोगे ताकि जानबूझ के दांत की रिटेंशन बढ़े और रिजॉर्प्शन स्लो हो। वो अलग बात है, वो एक अलग बात होगी, लेकिन नॉर्मल लेवल पे आप नहीं करते। फर्क मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ बात करते हैं पल्पेक्टोमी की इंडिकेशंस क्या हैं। ठीक है, पल्पेक्टोमी किन सिचुएशंस के अंदर आपको पल्पेक्टोमी करनी है, ये सवाल आ सकता है कल। अच्छा, रीजन नंबर वन ये है, रीजन, हाँ, किन दांतों में आप पल्पेक्टोमी कर सकते हो? नंबर वन, वो प्राइमरी मोलर्स जिनमें पेरियोपाइकल इन्फेक्शन हो, उनमें करोगे आप, क्योंकि पल्पोटमी नहीं कर सकते आप। अच्छा, आप सबसे पहले हम बात करते हैं पल्पोटमी की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। पल्पोटमी की कॉन्ट्राइंडिकेशन सुनिएगा। नंबर वन ये है कि क्या कहते हैं, टू थर्ड ऑफ रूट डिसॉर्प्शन हो चुकी है, टू थर्ड ऑफ रूट डिसॉर्प्शन हो चुकी है। नंबर टू, 6 महीने हैं दांत को गिरने में। नंबर थ्री, हाइपर मोबाइल दांत। नंबर फोर, पेरियोपाइकल इन्फेक्शन। नंबर फाइव, रूट रिजॉर्प्शन। नंबर सिक्स, सिस्टिक फॉर्मेशन हो चुकी है नीचे। नंबर सेवन, एप्सिस फॉर्मेशन हो चुकी है या साइनस ट्रैक्ट बन चुका है। तो जब ऐसी सारी चीजें होती है ना, तो फिर पल्पोटमी नहीं है, फिर हमें पल्पेक्टोमी करनी होती है। तो आप पल्पेक्टोमी की इंडिकेशन ये लिख सकते हो कि अगर एप्सिस फॉर्मेशन हो चुकी है, साइनस ट्रैक्ट बन चुका है, पेरियोपाइकल फर्कल बोन लॉस हो चुकी है, रिजॉर्प्शन होना शुरू हुई है, पेरियोपाइकल इन्फेक्शन होना शुरू हुई है, तो ये सारी जो पल्पोटमी की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये वाली शुरू की तीन वाली नहीं, ये वाली, ये सब पल्पेक्टोमी की इंडिकेशन है, ये वाली। इसके अलावा, तुथ शुड बी रेस्टोरेबल विद एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ रूट लेंथ, इतनी रूट लेंथ होनी चाहिए, वरना फिर टू थर्ड से रूट लेंथ कम होती है, फिर एक्सट्रैक्शन करनी होती है। ये भी बीसीक्यू का पॉइंट है, टू थर्ड रूट होनी चाहिए। उसके अलावा आपने पल्पेक्टोमी उन दांतों की करनी है जिसकी आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स कह रहे हैं दांत एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट होना है, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हम रिफ्यूज कर रहे हैं, वी विल नॉट अलाउ द एक्सट्रैक्शन, तो फिर आपने पल्पेक्टोमी करनी है, ये भी इंडिकेशन हो गई। नंबर टू, मेडिकल रीजन हो, बच्चे को हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नंबर थ्री, ऑर्थोडोंटिक रीजन हो, खास तौर पे प्राइमरी सेकंड मोलर की एक्सट्रैक्शन को बचाया जाता है। ये एक रूल याद रखें, अगर कोई सिनेरियो आया है जिसमें प्राइमरी फर्स्ट मोलर की बात की है, तो आप एक्सट्रैक्शन को टिक करोगे ऑप्शन में, और प्राइमरी सेकंड मोलर की बात आई है तो आप पल्पेक्टोमी को टिक करोगे। अगर प्राइमरी फर्स्ट मोलर है, उसकी एप्सिस फॉर्मेशन है, तो आप एक्सट्रैक्ट करोगे, जान छुड़ाओगे, क्योंकि कोई मसला नहीं है स्पेस मेंटेनेंस का। लेकिन अगर प्राइमरी सेकंड मोलर है और एप्सिस फॉर्मेशन है, तो उस दांत की पल्पेक्टोमी करके उसको बचाओगे ड्यू टू ऑर्थोडोंटिक रीजंस।
तो ये है, ये कुछ बातें हैं। बल्कि कोई सवाल पूछे ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन किन सिचुएशन में एक्सट्रैक्शन नहीं करनी, तो उसके भी 3 रीजन है जो लिखे हुए हैं। नंबर 1 ऑर्थोडोंटिक, नंबर 2 मेडिकल रीजंस यानी हीमोफीलिया, नंबर 3 पेरेंट रिफ्यूजन। तो एक्सट्रैक्शन करनी हो फिर भी ना करो तो उसके ये 3 रीजन होते हैं, ऑर्थोडोंटिक, मेडिकल और पेरेंट रिफ्यूजन। और ये ऑटोमेटिकली इंडिकेशन भी बन गई। बस चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। ये एक टेबल बस आखिरी देख लीजिएगा आप लोग, बॉक्स नंबर 9.1 है। उसमें बेसिकली सबका ओवरऑल आपको कैसे डायग्नोसिस करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती है कि सिम्टम्स क्या है, पेन क्या है, हिस्ट्री। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या देखना होता है, नंबर 1 साइट ऑफ कैरीज, ऑक्लूजल कैरीज है या प्रॉक्सिमल है। अगर प्रॉक्सिमल कैरीज है फिर आपको देखना है एक्सटेंट ऑफ मार्जिनल रिज ब्रेकडाउन, क्योंकि मैंने कहा था अगर रिज ब्रेकडाउन हो चुकी है तो उसका मतलब है कि बात खतरे वाली है, पल्पोटमी तक पहुंच चुकी है। नंबर 3 फिर आपको देखना है कि दांत क्या रेस्टोरेबल है। इतना ज्यादा टूटा होता है तो फिर एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो यू हैव टू सी रेस्टोरेबिलिटी ऑफ द टूथ। फिर आपको देखना है कि दांत एक्सेसिव मोबाइल तो नहीं है, अगर एक्सेसिव मोबाइल है तो हमेशा एक्सट्रैक्ट होगा, ये बात याद रखें। कोई स्वाइलिंग तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, चीजें चेक करनी है। अब फिर रेडियोग्राफिक असेसमेंट करनी है, और 3 बातें रेडियोग्राफिक असेसमेंट में आपको देखनी होती है बच्चों में। नंबर 1 रूट लेंथ, कम से कम 2/3 रूट होनी चाहिए, बीसीक्यू का पॉइंट, कम से कम। अगर 2/3 से कम रूट है तो फिर आपको हमेशा एक्सट्रैक्शन करनी है। फिर आपने ना पल्पेक्टोमी करनी है, ना पल्पोटमी करनी है, ना स्टेनलेस स्टील क्राउन लगाना है, कुछ भी नहीं करना, एक्सट्रैक्ट। पेरीफर्केशनल, फर्केशन पे अगर रेडियोलुसेंसी है तो फिर आप पल्पॉट भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको पल्पेक्टोमी करनी है। इंटरनल रिजॉर्प्शन, अगर इंटरनल रिजॉर्प्शन है तो भी आपको क्या कहते हैं, पल्पॉट भी नहीं कर सकते, पल्पेक्टोमी करनी है। पल्पेक्टोमी कर सकते हो। तो ये आपको 3 चीजें रेडियोग्राफ में देखनी है, रिजॉर्प्शन और फर्कल रेडियोलुसेंसी देखनी है। ठीक हो गया। और ब्लड इंडिकेटर वाली बात मैंने बता दी कि अगर आपने चैम्बर के अंदर गए, खून नहीं निकल रहा, तो फिर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पल्पोटमी की। इसका मतलब है कि जो पल्प है वो नेक्रोज्ड है, नॉन वाइटल है। और नॉन वाइटल पल्प में हम पल्पोटमी नहीं करते हैं, नॉन वाइटल पल्प में पल्पेक्टोमी नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 रेडिकुलर इन्फ्लेम्ड पल्प में भी पल्पोटमी नहीं करते क्योंकि फिर पल्पेक्टोमी होगी। नंबर 3 पेरियपाइकल एप्सिस में, पेरियपाइकल साइनस में, फर्कल रेडियोलुसेंसी के अंदर, रिजॉर्प्शन के अंदर पल्पोटमी नहीं करते हैं, इन सब के अंदर पल्पेक्टोमी करते हैं। ये बात गौर से सुनिएगा, ये 6 पॉइंट जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 नेक्रोस्ड पल्प यानी खून ना निकले। नंबर 2 रेडिकुलर पल्प इज ऑल्सो इन्फ्लेम्ड, यानी कि रेडिकुलर पल्प से खून निकले मतलब खून बंद ही नहीं हो रहा। नंबर 3 पेरियपाइकल इन्फेक्शन है, पेरियपाइकल एप्सिस है, पेरियपाइकल साइनस है, रेडियोग्राफिक असेसमेंट के अंदर फर्कल रेडियोलुसेंसी है या रिजॉर्प्शन है। इन सब सिचुएशन में पल्पोटमी नहीं करनी, पल्पेक्टोमी करनी है। और एक्सट्रैक्शन कब करनी है, जब 6 महीने हैं दांत को वैसे ही एक्सफोलिएट होने में, एक्सट्रैक्शन। 2/3 रूट नहीं है, एक्सट्रैक्शन। हाइपर मोबाइल है, एक्सट्रैक्शन। प्राइमरी फर्स्ट मोलर है तो फिर कुछ, अगर एप्सिस है प्राइमरी फर्स्ट मोलर में तो एक्सट्रैक्शन, फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट मोलर को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ज्यादातर। तो ये फिर एक्सट्रैक्शन के भी रीजंस हैं। या कोई सिस्ट बन चुका है, डेंटिजेरस सिस्ट बन चुका है, एक्सट्रैक्शन। सिस्टिक फॉर्मेशन में भी एक्सट्रैक्शन करते हैं हम। ठीक है ना, दांत को बचा देने एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि बड़ी पैथोलॉजी है सिस्टिक फॉर्मेशन, परमानेंट टूथ जम को खतरा होता है। फिर पल्पेक्टोमी भी नहीं करते आप। तो बस चैप्टर हमारा खत्म हुआ। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और कल की टेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये स्टेनलेस स्टील क्राउन आप देख लो। और नंबर 2 आप ये पलपॉट में आज का वाला लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टेस्ट में, इनमें से अल्लाह करे जरूर कुछ ना कुछ है, मुझे नहीं पता क्या आएगा। मैं तो छुट्टी पे हूँ, मैं तो कल हूँ भी नहीं अवेलेबल, और कुछ डिटेल्स मुझे कुछ भी नहीं पता। बट स्टिल आई होप कि कुछ आ जाए। अच्छा, स्ट्रिप क्राउन क्या होता है, कि मेरे जहन में बात है, स्ट्रिप क्राउन बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट क्राउन होता है, बात को समझ, ट्रांसपेरेंट क्राउन होता है। और उसके अंदर हम कॉम्पोजिट डालते हैं, और फिर वो दांत हम ऐसे लगाते हैं, फ्रैक्चर्ड मेरा इंसाइजर है उस पे फिक्स करेंगे, फिर क्योर करेंगे। फिर उस स्ट्रिप क्राउन को हम काट के बाहर निकाल देते हैं, तो स्ट्रिप क्राउन निकल जाएगा और कॉम्पोजिट एज इट इज पड़ा हो जाएगा। तो स्ट्रिप क्राउन बेसिकली एक सांचा है।
सांचा होता है जो दांत की शेप का मोल्ड होता है, मोल्ड। वो बेसिकली दांत को इन एक ही इंक्रीमेंट में पूरे दांत की नॉट में बना देगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है एंटीरियर दांतों के लिए, बीसीक्यू में आ सकता है। पिट एंड फिशर सीलेंट देखिएगा, चैप्टर 10 में कुछ टेबल्स बने हुए हैं। चैप्टर 8 के लेक्चर के अंदर, अच्छा, चैप्टर फ्लोराइड का मैकेनिज्म है, एक टेबल याद कीजिएगा। एक बीसीक्यू का आंसर इनोलियस था, वो मैंने बताया था। अगर सिंकोप, वो एलए में एक बीसीक्यू आता है, सिंकोप पे बीसीक्यू आता है कि सिंकोप क्यों होता है, क्योंकि आपने सेमी सुपाइन पोजीशन में कोई एलए दी, सेमी सुपाइन पोजीशन में नहीं देनी होती, ऐसा कोई आंसर लिखा हुआ है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया है, बल्कि आप देख लीजिएगा। पहली कॉम्प्लिकेशन है एलए के चैप्टर में सिंकोप की, तो उससे कैसे बचा जाता है, इस पे बीसीक्यू आता है। इनोलिस एंजाइम पे जो फ्लोराइड का मैकेनिज्म का एक टेबल है, वो इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर 7 के अंदर है। नाइट्रस ऑक्साइड सिडेशन पढ़ के जाए, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, या फिर साइंस क्या होती है, या उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। 246 रूल इंपॉर्टेंट है, जब जनरल एनेस्थीसिया जीए से पहले और ओरल से पहले दिया जाता है। 246, टू यानी कि 2 घंटे तक पानी नहीं पीना, 4 घंटे तक दूध नहीं पीना, 6 घंटे तक खाना नहीं खाना। 246 फॉर ओरल सिडेशन एंड जीए, नॉट फॉर आईवी एंड नाइट्रस ऑक्साइड सिडेशन। आईवी में बेस्ट ड्रग कौन सी है, मिडोजोलम, बीसीक्यू का पॉइंट है। और नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होता है, बेसिकली 30% नाइट्रस ऑक्साइड गैस देनी होती है, 70% ऑक्सीजन देनी होती है, तो ये याद कर ले, 70-30 का रेशो होना चाहिए। और मिडोसोलम बेसिकली 5 मिलीग्राम दी जा, 5 ml होती है, 5 मिलीग्राम, और इंक्रीमेंट्स में आप देते हो, हमेशा इंक्रीमेंट्स में चीजें देते हो। और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, पल्स चेक करना होता है, क्योंकि मिडोसोलम के सारे साइड इफेक्ट हैं, नाइट्रस ऑक्साइड सिडेशन की कोई ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, सारी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। सेडेशन की क्या साइन होती हैं, डे ड्रीमिंग हो जाती है, ख्वाब देखेगा, लाफिंग फेस, हंसेगा पागलों की तरह बाद ख्वाब में। नंबर 3, टिंगलिंग, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। और डांसिंग फिंगर्स। और उसके बाद क्या, क्लिनिकल मॉनिटरिंग भी करनी है कि आईज शुड बी ओपन, कहीं बेहोश ना हो जाए, शुड बी रिस्पॉन्ड वर्बली, आपने सवाल भी करने हैं, अच्छा आप सुन रहे हो ना, तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करे, हाँ ज्यादा ना बोले, रिस्पॉन्ड तो करे। एबल टू स्वेलो इंडिपेंडेंटली, एबल टू मेंटेन एयरवे इंडिपेंडेंटली, ये सारी चीजें मेंटेन करे इंडिपेंडेंटली। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर की चीजें हैं, ठीक है। एनॉमलीज हमारा चैप्टर कवर हो चुका है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हमने कवर करवा दी है। नग हमारा रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, एनॉमलीज की पड़ी हुई है। तो खैर ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। जी डॉक्टर नाजिश, आप अपना पूछ सकती हैं सवाल जी। सर एक क्वेश्चन है, उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, मैंने कहा मैं आपसे क्लियर कर लूं। सर हम्म। एक पेशेंट है, वो जो है ना हमारे पास, मतलब उसकी आरसीटी हो गई है, 2 इयर्स हो गए हैं, अभी वो दोबारा से जो है ना रिकरेंट पैलेटल स्वेलिंग के साथ आया है, और उसमें जो है ना टेंडरनेस भी है, मोबिलिटी भी है टूथ की, और अनवेल है, मतलब लिम्फेडेनोपैथी और ये सब है। तो इसकी डायग्नोसिस क्या होगी? सर पल्पल डायग्नोसिस तो इसमें होगी इनिशियली प्रीवियसली ट्रीटेड हो, ठीक है। अब जो पेरी एपिकल डायग्नोसिस है, क्योंकि ये सारा जो सिनेरियो है ये क्रॉनिक एपिकल एप्सिस का है, कि मतलब उसमें जो है ना हमारे पास ये एक्यूट कंडीशंस होती है, लेकिन चूंकि इसमें रिकरेंट पैलेटल इन्फेक्शन उसको बार बार हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो ये तो एक्यूट एक्सरबेशन हो गया। तो सर एक्यूट एक्सरबेशन होगा ऑफ क्रॉनिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस हम इसको कहेंगे, एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक एपिकल एप्सिस? इसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि साइंस और सिम्टम्स तो ये सारे क्रॉनिक एपिकल एप्सिस के हैं, और क्रॉनिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस के तो ये साइन नहीं होते, तो मुझे इस पेशेंट चीज को में कंफ्यूजन है। परकशन वगैरह पे पेन नहीं है, बाइटिंग पेन नहीं है? सर ये क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में बस ये था कि टेंडर है, तो टेंडर है तो इट मींस है टेंडर है ना, तो पीटीपी फिर, फिर। तो फिर असिम्टोमेटिक और नहीं है, क्रॉनिक नहीं है, फिर क्रॉनिक टेंडर है तो बात ही खत्म हो गई। सर तो टेंडर है, फिर ये क्या होगा? तो अक्यूट होगा। एक्यूट एपिकल एप्सिस ना? जी 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 जी, खत्म हो गई बात, सर टेंडर। तो एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ एक्यूट एपिकल एप्सिस होगा? नहीं, एक्सरबेशन को छोड़ दें आप, अक्यूट अपाइकल एब्सिस, एक्सरबेशन इतना डिटेल में थोड़ी आपको कोई डायग्नोसिस बताना होता है। आप तो ये बोलोगे ना कि टेंडर है, तो आप बोलोगे कि प्रीवियसली ट्रीटेड तो विद अक्यूट अपाइकल एब्सिस। ये थोड़ी बोलोगे अक्यूट एक्सरबेशन ऑफ, अक्यूट एक्सरबेशन वैसे क्रॉनिक की होती है, लेकिन अगर अक्यूट एक्सरबेशन हो गई है तो फिर अक्यूट अपाइकल एब्सिस बोलोगे ना आप, जब हो गई है। तो टेंडर है, इसका मतलब है उस वक्त अक्यूट अपाइकल एब्सिस है, उस वक्त।
जो सिनेरियो है वो एक्यूट अपेकल एब्सेस है। और अगर, तो सर ये सिनेरियो में तो रिकरेंट वो भी है, पैलेटल स्वेलिंग भी है, तो रिकरेंट फिर। ठीक है, सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि तो इसमें फिर जो रिकरेंट पैलेटल स्वेलिंग हो रही है, जी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूट एक्सरबेशन हो रही है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिनेरियो में अगर अक्यूट एग्जर्बेशन जब हो रही है वो अक्यूट अपाइकल एब्सेस बोला जाएगा, जिस वक्त नहीं है तो फिर क्रॉनिक सर एब्सेस। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, वो लाइट चली गई हमारे, आप देख रही होंगी, मेरी अंधेरा आ गया पूरा ना। तो इसका जवाब यही अक्यूट अपाइकल एब्सेस जवाब है, ठीक है ना।